ये आपातकालीन खबर है। यूक्रेन ने रूस में उन ठिकानों पर बमबारी करने की तैयारी की है जिन्हें मॉस्को में विजय दिवस परेड की सुरक्षा के चलते बिना वायु रक्षा के छोड़ा गया है। व्लादिमीर पुतिन ने 9 मई की सैन्य परेड के लिए मॉस्को में भारी वायु रक्षा तैनात की है, जिससे अन्य क्षेत्र असुरक्षित रह गए हैं। यूक्रेनी ड्रोन सेना इसका फायदा उठाने वाली है और ये वादा यूक्रेन की ड्रोन सेना के कमांडर रॉबर्ट मड्यार ब्राउदी ने किया है। इसी दौरान राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी इस ओर इशारा किया, ये बताते हुए कि खुद परेड पर बमबारी करना जरूरी नहीं है, लेकिन रूस भर में पूरी तरह असुरक्षित ठिकानों पर हमला करना जरूर चाहिए। खासकर इसलिए क्योंकि रूस ने खुद ही अपने द्वारा घोषित युद्ध विराम का उल्लंघन कर दिया है, जिसे व्लादिमीर पुतिन ने घोषित किया था। 9 मई की पूर्व संध्या पर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि रूस की 8 मई की सैन्य कार्रवाई से पता चलता है कि यूक्रेन 9 मई को कैसे प्रतिक्रिया देगा। यूक्रेन के जनरल स्टाफ की रिपोर्ट के अनुसार रूस ने मोर्चे पर अपना आक्रमण तेज कर दिया है और यूक्रेनी शहरों पर हमले नहीं रोके हैं। हालांकि क्रेमलिन ने यह घोषणा की थी कि वे कथित तौर पर एक तरफा युद्ध विराम के लिए सहमत हैं। तो आज रूस के क्षेत्र में किस चीज पर हमला हो सकता है, आइए मिलकर इस पर चर्चा करें। मेरा नाम अलेक्सेई पेचिए है। आइए इस विषय पर चर्चा करें, लेकिन शुरू करने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और कमेंट करें। इसके लिए धन्यवाद। ये YouTube पर कंटेंट को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। साथ ही टेलीग्राम चैनल पेचिए न्यूज को सब्सक्राइब करें, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। हम ताजा खबरें मिलते ही तुरंत प्रकाशित करते हैं। तो आज रूसियों के लिए 9 मई एक अजीब अजीब दिन है। एक तरफ वे विजय दिवस मना रहे हैं और दूसरी तरफ डर के मारे कांप रहे हैं कि कहीं उन पर यूक्रेनी मिसाइल या यूक्रेनी ड्रोन न गिर जाए। हाँ, वे इतने डर गए हैं कि पूरी हफ्ते रूसी संघ के विदेश मंत्रालय और क्रेमलिन बस जोर जोर से चिल्ला रहे थे, नहीं हमें मत छुओ, नहीं तो हम बमबारी कर देंगे। धमकी कई बार दोहराई गई और जब कोई इंसान एक ही धमकी कई बार दोहराता है तो सबसे पहले वो उसे अमल में नहीं लाता और दूसरी बात, वो इतना डरा हुआ है कि वो सबको मनाने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है, नहीं मैं सच में तैयार हूं। सब कहते हैं भगवान के लिए चुप बैठो। वो फिर कहता है तुम समझे नहीं। इसी तरह क्रेमलिन ने हफ्ते भर खुद को पेश किया। व्लादिमीर पुतिन ने रूसियों से कहा कि यूक्रेन पर जीत निश्चित है। शनिवार 9 मई को मॉस्को के रेड स्क्वायर पर न टैंक चलेंगे और न ही मिसाइलें होंगी। लगभग 20 वर्षों में पहली बार वार्षिक विजय दिवस समारोह यानी मित्र देशों की नाजी जर्मनी पर जीत का उत्सव मॉस्को में बिना सैन्य उपकरणों के मनाया जाएगा। सीधा कारण है, क्रेमलिन को यूक्रेन के हमले का डर है और व्लादिमीर पुतिन डर रहे हैं और रूसियों के डरने की वाजिब वजह भी है। शायद इस हफ्ते के अंत में पुतिन की हुकूमत को सबसे ज्यादा डराया। रॉबर्ट माद्यार ब्राउडी यूक्रेनी सैन्य ड्रोन यूनिट तित्सी माद्यार के प्रमुख हैं और यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं के मानव रहित प्रणालियों बल के कमांडर हैं। पिछले कुछ महीनों में उन्हीं की यूनिट ने रूस के अंदर गहराई में कई लक्ष्यों पर लंबी दूरी से हमले किए हैं, जिनमें बंदरगाह, तेल रिफाइनरी और मिसाइल फैक्ट्रियां शामिल हैं। अब माद्यार ने द गार्डियन को इंटरव्यू में कहा कि रेड स्क्वायर पर प्रतीकात्मक हमला निश्चित तौर पर दुनिया का ध्यान खींचेगा, लेकिन वे कहते हैं कि यूक्रेन सबसे अधिक संभावना वहीं पर हमला करेगा जहां रूसी वायु रक्षा प्रणाली काफी कमजोर है। आगे मैं उन्हें उद्धृत करता हूं, महान दीवार पर ड्रोन क्यों खर्च करे? इससे मतलब मॉस्को की वायु रक्षा प्रणालियों से की गई कड़ी सुरक्षा है। अगर आप ऊर्जा क्षेत्र या सैन्य ठिकानों पर हमला करते हैं तो यह निश्चित रूप से बेहतर होगा। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि माद्यार की 414 ब्रिगेड के हमले क्रेमलिन के लिए जंग में बड़ी समस्या बन गए हैं। माद्यार की यूनिट के लंबी दूरी वाले ड्रोन दुश्मन की वायु रक्षा प्रणाली इतनी तेजी से नष्ट कर रहे हैं कि मॉस्को उन्हें फिर से स्थापित नहीं कर पा रहा और अचानक यूक्रेन की सीमा से 2000 किलोमीटर के दायरे में आने वाली हर चीज यूक्रेनी ड्रोन और मिसाइलों का निशाना बन गई। कुछ कारण ऐसा लगता है इसे समझाते हैं। रूस में हाल की घबराहट और यूक्रेन की सेनाओं का बढ़ता आत्मविश्वास, इसका एक कारण
ड्रोन क्षेत्र में यूक्रेन का महाशक्ति बनना है। यूक्रेनी ड्रोन रोधी तकनीकें अब फारस की खाड़ी के उन देशों में निर्यात की जा रही हैं जो ईरान के हमले का शिकार हुए हैं। दूसरा कारण है बिग डेटा। सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम डेल्टा हर मिशन को रिकॉर्ड करता है। यूक्रेनी ड्रोन के मिशन, जिनमें असफल मिशन भी शामिल हैं। और अब माध्यार कहते हैं कि उन्हें हर दिन अलग अलग ड्रोन से 12 से 15 टेराबाइट कच्ची वीडियो सामग्री मिलती है। पुतिन ये जाने बिना नहीं रह सकते, इसलिए वह घबराए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की आग में घी डाल रहे हैं। उद्धरण: हाल के हफ्तों में मॉस्को के चारों ओर अतिरिक्त वायु रक्षा घेरा बढ़ाया जा रहा है और अन्य क्षेत्रों से वायु रक्षा प्रणाली लाई जा रही है। ये इस बात का संकेत है कि रूसी नेतृत्व को मॉस्को में अपने परेड की चिंता बाकी पूरे रूस से ज्यादा है। यह हमारे लिए दूरमार कार्रवाइयों के अतिरिक्त अवसर खोलता है। उपयुक्त प्राथमिकताएं तय की जाएंगी। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आज लगभग 70% रूसी आबादी यूक्रेनी ड्रोन और मिसाइलों की पहुंच में आ चुकी है। मैं बताना चाहूंगा कि 2022 से पहले ऐसा नहीं था। यही है व्लादिमीर पुतिन की डीमिलिटराइजेशन, जो उनके प्लान के अनुसार चल रही है। रूसी सैन्य बल और ब्लॉगर लगातार बता रहे हैं कि यूक्रेनी ड्रोन हमलों से निपटने के लिए वायु रक्षा मिसाइलें कम पड़ रही हैं, खासकर जब हाल के हमले ज्यादा सफल हो रहे हैं। रूसी ऊर्जा अवसंरचना का विशाल आकार और उसके अधिकांश हिस्सों का पूरे रूस में फैला होना निश्चित रूप से वायु रक्षा के लिए एक बुनियादी समस्या पैदा करता है। रूस में मानो इतनी सारी संभावित लक्ष्य है जिन्हें सुरक्षा देना जरूरी है। व्लादिमीर पुतिन ने तय किया है कि वे खासकर मॉस्को में विजय परेड और अपने महलों की सुरक्षा करेंगे। औद्योगिक या सैन्य ठिकानों के मुकाबले तेल से जुड़े ठिकानों पर अगर थोड़ी सी भी सफल मार हो जाए तो उसके बहुत बड़े परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि पेट्रोलियम उत्पाद आसानी से जल उठते हैं। भंडारण टैंक और पाइपलाइनें आमतौर पर न बख्तरबंद होती हैं न मजबूत, इसलिए उन पर निशाना लगाना आसान होता है। कारखाने की बात करें तो कुछ ड्रोन जिनमें छोटी वॉरहेड्स लगी हों, वे सिर्फ छत को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन अगर बात तेल रिफाइनरी की हो तो अच्छी संभावना है कि वे बड़ी आग या जबरदस्त विस्फोट कर सकते हैं। 9 मई की पूर्व संध्या पर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने बयान दिया कि यूक्रेन भी वैसा ही जवाब देगा। 8 मई को द्वितीय विश्व युद्ध के पीड़ितों का स्मृति दिवस पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यूक्रेनियों की पिछली पीढ़ियों के आक्रमणकारियों के खिलाफ संघर्ष याद दिलाई। उन्होंने कहा कि आजादी के लिए लड़ाई एक बार फिर यूक्रेन की धरती पर हो रही है। पूर्वी क्षेत्रों में द्नीप्रोपेट्रोव्स्क, सुमी, चेर्निहिव, खार्किव और डोनबास में। जेलेंस्की के अनुसार वर्तमान युद्ध आक्रांता के खिलाफ संघर्ष का ही विस्तार है, जो दुनिया पर पिछले सदी के नियम थोपने की कोशिश कर रहा है। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन अपनी स्वतंत्रता और लोगों के जीने के अधिकार की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। अंत में जेलेंस्की ने याद दिलाया कि यूक्रेनी पक्ष ने पहले ही अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी थी और रूसी दुश्मन की कार्रवाई के जवाब में समान रूप से कार्य करने के लिए तैयार है। आगे उद्धरण है: इस समय रूस की ओर से कई नई धमकियां सुनाई दे रही हैं, जबकि हमने उनके सामने अपना पूरी तरह तार्किक और स्पष्ट रुख रख दिया है। हम समान रूप से प्रतिक्रिया देंगे। 8 मई को उन्होंने गोलाबारी शुरू की, मोर्चे पर हमला तेज हुआ, ड्रोन का इस्तेमाल किया गया और कल उन्होंने और भी अधिक हवाई हमले किए। हमारी तरफ से भी वैसी ही कार्रवाई हुई। कल का दिन इस बात पर निर्भर करता है कि हम आज क्या सुनते हैं, व्लादिमीर जेलेंस्की ने 8 मई को कहा। तो मुझे लगता है कि आज रूस में काफी दिलचस्प दिन होने वाला है। दोस्तों, और यहां मैं इस YouTube चैनल के यूक्रेनी भाषी दर्शकों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा करना चाहता हूं। आज ही मैंने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जहां मैं केवल यूक्रेनी भाषा में प्रसारण करता हूं और दिन के सारांश का ऐसा फॉर्मेट पेश करता हूं। हर दिन के अंत में यूक्रेनी भाषा में एक एपिसोड आएगा जिसमें हम दिन का सारांश आपके साथ साझा करेंगे। मुख्य रूप से यूक्रेन के आंतरिक मामलों और उस भू राजनीति पर ध्यान रहेगा जो किसी तरह यूक्रेन की प्रक्रियाओं को प्रभावित करती है।
दोस्तों, जो लोग यूक्रेनी भाषा बोलते हैं और मुझे यूक्रेन से देख रहे हैं, कृपया पिन किए गए कमेंट के लिंक से मेरे नए यूट्यूब चैनल पर जाएं, सब्सक्राइब करें, पहला एपिसोड देखें और अपनी राय दें। नए यूट्यूब चैनल को समर्थन दें ताकि YouTube तुरंत ही उसे रैंक करना शुरू कर दे और ज्यादा से ज्यादा यूक्रेनी भाषी दर्शक हमारे एपिसोड देख सकें। यहां मैं विराम लगाता हूं। अपनी राय, अपने निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट्स में लिखें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अगर आप इस YouTube चैनल के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो लाइक करना ना भूलें। इसके लिए मैं निश्चित रूप से आपका आभारी रहूंगा। आप ये किसी भी डोनेशन के जरिए कर सकते हैं जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक और डिटेल्स या आपकी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड के माध्यम से किया जा सकता है। यही सब है। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।